नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और सितंबर के महीने की शुरुआत, मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा क्योंकि हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ। याद रहिए, अगस्त सीरीज दबाव वाली थी, 2-2.5% तक का दबाव देखने को मिला, लेकिन आज जो हमने किक ऑफ किया है इस नई सीरीज को करीब 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ डे हाई के आसपास ही हैं हम। 19,339 डे हाई था, 334 के आसपास इस समय का ट्रेड। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बिकवाली वहीं पर आना शुरू हुई थी कल। निफ्टी बैंक में क्रैक देखने को मिला, हम 43,830 तक फिसले जरूर, वहां से रिकवरी हुई है लेकिन अब भी थोड़ा शांत है। मिड कैप इंडेक्स इस बीच क्या करके दिखा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और मिड कैप्स जो लार्जली आउट परफॉर्म कर रहे थे अगस्त के महीने में, आज भी शुरुआत ठीक ही है, करीब 85 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में होनी चाहिए क्योंकि मिड कैप्स की तरफ से चाल बेहतर है। आपके लिए कुछ परफॉर्मिंग काउंटर्स, निफ्टी के आउट परफॉर्मर्स या निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। रिलायंस का योगदान, ओएनजीसी, टीसीएस, हिंडाल्को की वजह से तेजी है, लेकिन बैंकों में आज आईसीआईसीआई बैंक पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। ये फिलहाल मार्केट का हाल। इस बीच एमएनएम की ट्रैक्टर बिक्री के आंकड़े 21,676 यूनिट्स ही ये बेच पाए हैं। एक्सपेक्टेशन 23,000 यूनिट से ज्यादा का था, तो अगस्त का महीना ट्रैक्टर बिक्री के लिए थोड़ा सा नरम रहा है एमएनएम के लिए। ये फिलहाल आपके लिए अब तक की चाल। अब हमारे जानकार इस हफ्ते एक बहुत ही पेचीदा हफ्ता से जूझ रहे थे क्योंकि ऊपरी लेवल से मार्केट लगातार फिसल रहा था। कल थोड़ा सा गेम टर्न हुआ, अमित सेठ ने ओवरटेक किया है, 5.3% के रिटर्न्स इनके, 4.8% के हरीश के, 0.87% के नेगेटिव रिटर्न्स अमोल की। पिछली सीरीज तो निपट गई, अब ये जो ओपनिंग देखने को मिली है आज, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो लौटा है, हरीश अप्रोच क्या है मार्केट पर? गुड मॉर्निंग मैम। अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम पकड़ा है आज के दिन। अगर एक चीज मेजर चीज नोटिस करने वाला चीज है कि 19,200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना हुआ है। लगातार इसके सपोर्ट्स के रिबाउंड्स देखने मिल रहे हैं हम लोगों को, लेकिन ओवरऑल ऊपर की ओर देखते हैं तो अभी भी स्टिफ रेजिस्टेंस है। 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक निफ्टी इंडेक्स। सो मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल स्टिफ रेजिस्टेंस है 19,450 460 के रेंजेस पे ऊपर आसपास। तो जब तक वो नहीं निकल पाता है तो वो हो सकता है कि निफ्टी इसी रेंज में रहेगा, लेकिन नीचे के ओर जैसे बताया कि 19,200 विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 19,200 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो उस पर नजरें रहेंगी। अमित, लेकिन निफ्टी बैंक? जी मैम, काफी क्रूशियल सपोर्ट पे। इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आल्सो 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मैं कहूँगा मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इंडिकेटर्स देखें मोमेंटम के तो डेफिनेटली वीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स नेसेसरी कि हम ये लेवल होल्ड करें। और कौन से वो लेवल पे हम बोल सकते हैं कि एक बार हमारा ये जो डाउनवर्ड खतरा था वो टल गया, दैट विल बी 44,500। तो जब तक 44,500 नहीं क्रॉस करता है दिस मार्केट इज वीक। और अगर 43,950 940 गिव अप करता है तो मेरे ख्याल से इट कैन स्लाइड डाउन टू 43,500 के आसपास। तो वीक है एंड होल्डिंग एट अ क्रूशियल लेवल। बीचों बीच है, मजदार है बेसिकली, लेकिन होप यही है कि हम 44,500 की पार जाएं और वहां से मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। अमोल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मिड कैप्स पर ही ध्यान देना है? हर्षदा जी नमस्ते। यस, आई थिंक मार्केट एक बाउंस बैक हुआ है और डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक और रिवर्सल होगा और रहने के चांसेस भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, एज लॉन्ग एज निफ्टी ट्रेड हो रहा है 19,280 के ऊपर। ओवरऑल भी मार्केट ब्रॉडर एक्टिविटी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप यस उधर ही एक्टिविटी आने के चांसेस और कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। पर ही फोकस रहेगा हमारे जानकारों का। इनफैक्ट अमोल का पोर्टफोलियो देखें तो पीएनबी हाउसिंग और इंडिया मार्ट के ट्रेड को आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है ये टारगेट्स अचीव होंगे आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं? क्योंकि इनफैक्ट 3 सेशन से आप पीएनबी के साथ बने हुए हैं। जी, आई थिंक मार्केट रेंज बाउंड होने के कारण वो स्टॉक्स रिवर्सल के बाद साइडवेज जा रहे हैं, बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव ही है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है पीएनबी हाउसिंग। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकते हैं फॉर्मेशंस और टारगेट अचीव होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, आप नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे अमोल? क्योंकि आपने आई थिंक जीआईसी आरई में प्रॉफिट बुक एग्जिट किया है 219 के लेवल्स पर।
जी, ये मैंने इसके कारण बुक किया था, जो अपने कंपटीशन चल रहा है उसके कारण किया था। हम्म। अदरवाइज पोजिशनल व्यू जीआईसी में भी बुलिश है। नया ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा, बीडीएल 1143 के आसपास चल रहा है। टारगेट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1225 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 1180 18 का स्टॉप लॉस रहेगा। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, आई थिंक बुलिश कंसोलिडेशन है, और ये कंटिन्यू रहने के चांसेस भी काफी ब्राइट लग रहे हैं। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक ये रिवर्सल हो गया तो एक फ्रेश अपट्रेंड रैली यहाँ से आ सकता है। ओके, तो 1225 के टारगेट के लिए एक मौका भारत डायनामिक्स में लेने का, और आप स्टॉप लॉस 1118 पर लगाएं। एक चीज आप ध्यान दें, अमोल के पोर्टफोलियो में अब बीडीएल आया है, अमित के पोर्टफोलियो में कोची शिपयार्ड है, हरीश के पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हरीश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो डिफेंस कंपनियां क्लियरली रेडार पर रहेंगी, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं खासी ऑर्डर बुक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और डिलीवरी भी इन स्टॉक्स की अच्छी है। फिनोलेक्स केबल आप होल्ड कर रहे हैं, हायल होल्ड कर रहे हैं। आपने वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर में प्रॉफिट बुक किया, दूसरे कुछ ट्रेड्स में भी प्रॉफिट बुक किया, आई थिंक तेजस में भी प्रॉफिट बुक किया था। हरीश, आज का नया ट्रेड क्या है? मैम आज देखा जाए तो थोड़ा बहुत पावर सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिख रहा है मुझे लग रहा है कि टाटा पावर इज विल बी द गुड स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये एक लंबा करेक्शन के बाद प्रॉफिट अभी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है कि 250 हडल था बहुत दिनों के लिए, तो 250 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर को बाय करना चाहिए इस करंट लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 268 और स्टॉप लॉस रहेगा 245। 245 का स्टॉप लॉस, 268 का टारगेट, यह है फिलहाल आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। टाटा पावर में तेजी की पोजीशंस आप लेकर चलें। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। एलटीआई माइंट्री को ये कैरी करके बैठे हैं, कोची शिपयार्ड में भी इनकी पोजीशन खड़ी है, टाइटन में इन्होंने आज सुबह में 3104 के आसपास प्रॉफिट बांधा। बताइए अमित, नया ट्रेड? जी श्रद्धा मैम, इस समय मुझे डीएलएफ का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। डीएलएफ का 500 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको क्रॉस किया, और मुझे लगता है कि नियर टर्म में इसमें मोमेंटम रहेगा। 508 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 498 का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 530 के। 530 के टारगेट के लिए, 530 या 550? 530 530 के टारगेट, ओके, 530 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड लेकर चले। डीएलएफ भी करीब करीब 508 के आसपास कर रहा है कारोबार, एक मोमेंटम है इस स्टॉक में लौटता हुआ। 498 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल अमित की पिक। एक एक ट्रेड आ चुका है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। अब इसका कितना फायदा है उस पर आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आईटीडी सीमेंटेशन की। कंपनी के हाथ दरअसल एक मरीन प्रोजेक्ट का ऑर्डर लगा है, 3290 करोड़ का यह ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर जोड़कर इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन कितनी है, मरीन सेक्टर से कितने आगे ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे, और बाकी जो ऑर्डर्स पर ये काम कर रहे हैं उसका एक स्टेटस चेक ले लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ प्रसाद पटवर्धन जुड़ रहे हैं। पटवर्धन साहब, स्वागत है आपका। इस खबर पर करीब 12% ऊपर आपका स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग 3300 करोड़ का ऑर्डर है। ये एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और कब ये काम शुरू होगा, कब तक ये खत्म होने के आसार हैं? ये काम तो अभी इमीडिएटली शायद एक आध महीने में शुरू होगा, और हमको ये एग्जीक्यूट करना है करीब 3.5 साल में। ओके, और ये आपके मरीन बिजनेस में हमने नोटिस किया है धीरे धीरे करके आपके हाथ अच्छे खासे ऑर्डर्स लगे हैं, तो आपकी करंट ऑर्डर बुक पोजीशन इस पर्टिकुलर सेक्टर मरीन वाली कितनी हो जाती है इस ऑर्डर के जुड़ने के बाद? इस ऑर्डर के जुड़ने के बाद हमारी टोटल ऑर्डर बुक अभी करीब 22,000 करोड़ की हो जाती है। और उसमें 1/3 शेयर अभी हमारा मरीन का होगा उसमें। ओके, क्या मरीन के कुछ और ऑर्डर्स आपके हाथ लगेंगे? इज दैट पाइपलाइन में तो है, हम बिड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अभी उसके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। जैसे ही कुछ और प्रोग्रेस उसमें दिखता है या L1 हम उसमें बन जाते हैं, तो हम उसकी तभी बात कर सकते हैं या तभी अनाउंसमेंट करेंगे। तो आपकी मौजूदा ऑर्डर बुक करीब 22,000 करोड़ की है, और मुझे याद है इनफैक्ट आपने FY23 करीब करीब 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक को पर क्लोज किया था। ये बताइए, ये सेकेंड क्वार्टर में कितना पिकअप, कितना स्केल देखने को मिला है लार्जली ऑर्डर्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में जो आप काम करते हैं? वेल, ऑर्डर फ्लो का देखा जाए तो Q1 में हमको कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं मिले थे, करीब 200-300 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। बट 2 ऑर्डर जो हमको अभी मिले, ये तो अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया वो है। उसके पहले हमको एक बांग्लादेश में भी ऑर्डर मिला है, जो जिसमें हमारा काम का साइज होगा रफली 1200-1300 करोड़ होगा।
तो ये काफी 2 अच्छे ऑर्डर्स हमको इस क्वार्टर में मिले हैं। एक जो आपने जैसे मेंशन किया कि Q1 में इतने ऑर्डर्स नहीं मिले, कोई खास वजह थी सर कि क्या प्रोसेस स्लो हुई है और क्या ये लंबी चलेगी, या फिर H2 में आपको लग रहा है एक साइजेबल चंक ऑफ ऑर्डर्स आता हुआ दिखाई दे सकता है जिसके लिए आप बिड करेंगे और होपफुली L1 साबित होंगे? नहीं, ये तो प्रोसेस होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ प्रोसेस डिले की वजह से होता है, कुछ बिडिंग के टाइमलाइंस एक्सटेंड होते हैं, कभी कभी उसके वजह से होता है, या कभी हो सकता है कि हमको प्रोजेक्ट ना भी मिले हो। तो ये तो होते रहता है हमारे इंडस्ट्री में। तो हमको उम्मीद ये है कि अभी तो इस साल में हमको ऑलरेडी 5,000 प्लस करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और ऑर्डर पाइपलाइन भी अभी अच्छी है, हम और प्रोजेक्ट्स के लिए भी बिड कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 महीने में भी और ऑर्डर हमको मिल सकते हैं। तो रफली किस तरह की पाइपलाइन आ रही है ऑर्डर्स की? और मैं सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगले साल हम इलेक्शन ईयर में जाएंगे और धारणा यही होती है कि इलेक्शन से पहले सरकार बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पुश करती दिखाई देती है। तो कितनी विजिबिलिटी आपको मिल रही है उन ऑर्डर्स की, और रफली क्या क्वांटम के ऑर्डर्स आ सकते हैं मार्केट में? अलग अलग सेक्टर के जो 3-4 सेक्टर्स में जो हम टिपिकली फोकस करते हैं, जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो है या मरीन है या टनलिंग के प्रोजेक्ट्स है या बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स है, उसमें इमीडिएट विजिबिलिटी हमको करीब 17-18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की दिखती है। उसमें अभी देखना पड़ेगा कैसे बिडिंग होता है और टाइमलाइन क्या होता है उसका बिडिंग का, बट ये इमीडिएटली नेक्स्ट कुछ 1-2 महीने में ये करीब 15 से 20 हजार करोड़ के ऑर्डर्स हमको टेंडर के लिए आते हुए नजर आते हैं। आपने सही कहा, उसके बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह किक इन होगा और जब तक लोकसभा इलेक्शंस होते नहीं तब तक शायद प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन तो चलता रहेगा, बट नए ऑर्डर्स, नए टेंडर्स आना तो शायद थोड़ा उस टाइम में स्लो हो सकता है। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, स्पेशली जो अंडरग्राउंड मेट्रो का आप काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मुंबई मेट्रो के टनलिंग का काम आप कर रहे हैं, वहां पर स्टेटस क्या है, क्या पूरा हो चुका है? और चेन्नई मेट्रो में भी आपको इनफैक्ट काम शुरू करना था, उसकी टाइमलाइन क्या होगी? मुंबई मेट्रो में टनलिंग का काम तो हमने पूरा कर दिया है। अभी वो स्टेशन बिल्डिंग जो 3 है उसका काम चल रहा है, बट नेक्स्ट 6-8 महीने में, 10 महीने में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो में 2 अंडरग्राउंड मेट्रो के काम हमको मिले थे पिछले साल, तो ये इस महीने या अगले महीने हम एक प्रोजेक्ट में टनलिंग भी स्टार्ट कर देंगे, तो वो प्रोजेक्ट भी काफी ठीक चल रहा है अभी। मैं सर एक और चीज समझना चाहूंगी, मार्जिन्स की सिचुएशन स्पेशली Q2 में क्या है, क्योंकि मॉनसून का कुछ इम्पैक्ट की पहले बात हो रही थी, बट अब की बारी हमने देखा है मॉनसून में भी थोड़ा सा धीमापन देखने को मिला। अगस्त के महीने में हम देख रहे हैं कि क्या हाल था। लार्जली मार्जिन पिक्चर कैसी उभर कर आई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, बट ये मैं कह सकता हूँ कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि Q2 में हमारा टर्नओवर थोड़ा कम होता है मॉनसून की वजह से। इस साल भी हमने देखा कि जून, जुलाई और अगस्त, जुलाई में बारिश थोड़ी ज्यादा हुई, अगस्त में इतनी नहीं हुई बारिश। अभी सितंबर देखते हैं कैसे होता है, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि थोड़ा इम्पैक्ट मॉनसून का रहता है इस क्वार्टर में, और Q3 और Q4 में ज्यादा पिकअप हो जाता है फिर वो। पटवर्धन जी, आपके लेगेसी ऑर्डर्स की अब सिचुएशन क्या है? कितने बचे हैं, कितनों का ओवरहैंग रफली रहेगा, और फिर नए ऑर्डर्स की स्थिति क्या रहेगी उसका अगर अंदाजा दे सके? लेगेसी ऑर्डर्स तो हमारे काफी खत्म भी हो चुके हैं और थोड़े बहुत अभी नेक्स्ट 4 महीने में खत्म भी हो जाएंगे। तो अभी तो उसके बाद तो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे टॉप लाइन में या मार्जिन्स में, वो ये नए ऑर्डर्स लास्ट ईयर, इस साल या लास्ट 2 साल में जो ऑर्डर्स मिले थे उसी का मेजर कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स का होगा, और वो प्रोजेक्ट्स में मार्जिन प्रोफाइल भी पहले के प्रोजेक्ट से बेहतर है। तो इसके लिए हमने पहले भी कहा है कि Q3 या Q4 से हमको मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और ये रफली कितना मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा सर, अगर उसका अंदाजा हमें दे सके? हम कोशिश कर रहे हैं कि डबल डिजिट मार्जिन्स अचीव करें, देखते हैं कैसे होता है, बट हमको उम्मीद ये है कि Q3 या Q4 में हम डबल डिजिट मार्जिन्स रिपोर्ट कर पाएंगे। ओके, मैं सर फाइनली आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। आपने कहा 17 से 18 हजार करोड़ के ऑर्डर्स की विजिबिलिटी है, उसमें से आप आई एम श्योर 80 या 90% के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, बिड करेंगे।
क्या इस तरह की पाइपलाइन आपको कॉन्फिडेंस देती है? आप अपने ओवरऑल गाइडेंस को भी बढ़ाना चाहेंगे, जो मेरे ख्याल में आपने कहा था कि आप FY24 में रेवेन्यूज 7 से 7.5 हजार करोड़ के बीच एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग है, क्या इससे बेहतर कर पाएंगे आप अपने ओवरऑल रेवेन्यू की डिलीवरी? नहीं, अभी इसके बाद जो हमको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसका FY24 में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओके। तो इस साल में जो हम टर्नओवर रिपोर्ट कर पाएंगे, वो जो पिछले साल में ऑर्डर्स मिले या Q1 में जो ऑर्डर्स मिले उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो वी आर स्टिकिंग टू अवर forecast of about 7.5 thousand. Let's see Q3 कैसे होता है। अगर Q3 और Q4 में परफॉर्म हम अच्छा और कर सकते हैं तो शायद 7,500 से थोड़ा ज्यादा भी टर्नओवर हो सकता है। बट ये जो नए प्रोजेक्ट्स अभी हमको Q3 या Q4 में अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मिले तो उसका इस साल में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और आपके ऑर्डर मिक्स में क्या लार्जली आप प्रिफर करेंगे टनलिंग और मेट्रो वाले प्रोजेक्ट्स का ही ज्यादा योगदान रहने वाला है, या फिर आप थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने को तैयार है, स्पेशली ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? इंटरनेशनल फ्रंट तो ज्यादा करके मरीन ही है। इंटरनेशनली हम मेट्रो के प्रोजेक्ट्स ज्यादा नहीं देख रहे हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट्स अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंटरनेशनली वो मरीन प्रोजेक्ट्स ही है। बट इंडिया में हमारा फोकस ज्यादा करके टनल्स, मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली और मरीन सेगमेंट, ये 3-4 सेगमेंट में ही हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। बाकी बिल्डिंग्स है, माइक्रो टनलिंग है, उसके भी ऑर्डर्स हम देखते हैं, बट ज्यादा फोकस हमारा ये 3-4 सेक्टर्स में रहेगा। नेशनल में मुझे याद है आपको हाल ही में क्या शायद बांग्लादेश से एक ऑर्डर लगा था हाथ। क्या कुछ और ऐसे ऑर्डर्स मरीन साइड पर आप जिसके लिए बिड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वेल, इवेल्युएट तो हम करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, और हमारा फोकस ये होता है कि नियरर टू द इंडिया के आसपास के कंट्रीज में ही हम प्रोजेक्ट देखते हैं। जैसे हमने म्यांमार में एक प्रोजेक्ट किया था, अभी श्रीलंका में कर रहे हैं, और हमें बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट मिला है अभी। तो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कंट्रीज विच आर क्लोजर टू इंडिया। ज्यादा दूर हम अफ्रीका या मिडिल ईस्ट या और कहीं नहीं देख रहे हैं, और ज्यादा करके फोकस हमारा मरीन सेगमेंट में ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पटवर्धन साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, और स्पेशली जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, लोग कीनली वॉच करते हैं कि कब वो दरअसल प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं। मुंबई मेट्रो की टनलिंग और अब इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेशंस बनाने का काम लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक आपके सामने करीब 12-12.5% ऊपर। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इनफैक्ट हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो को रिविजिट करेंगे और मार्केट के ओवरऑल एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट के एक्शन पर नजरें आपकी रहनी चाहिए क्योंकि आज एक पुल बैक का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। 85 पॉइंट ऊपर निफ्टी और लगभग 65 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में दिया है। अब उसका कितना फायदा और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपकी स्क्रीन पर। अमित शाह ने देखिए DLF नया जुड़ा, 530 टारगेट, 498 स्टॉप लॉस। कोची शिपयार्ड को कैरी कर रहे हैं, 975 का टारगेट, और LTI माइंट्री 5500 के लिए कैरी किया जा रहा है। स्टॉप लॉसेस भी आप नोट कीजिए अगर आपने मिस किए हैं। LTI माइंट्री 0.5% का रिटर्न दे रहा है, 0.81% तक के रिटर्न्स कोची शिपयार्ड की तरफ से, 0.06% का रिटर्न यहाँ पर DLF में आता हुआ। अमोल ने PNB हाउसिंग को होल्ड किया जहां पर टारगेट 695 का है। इंडिया मार्ट 3210 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स जोड़ा है नया ट्रेड, 1225 टारगेट है और 1118 का स्टॉप लॉस। और इधर भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, PNB हाउसिंग अब इनको 2% कमा कर दे रहा है, इंडिया मार्ट भी 2% कमा कर दे रहा है, BDL थोड़ा सा नेगेटिव है। अब आप देखते हैं अमित का हरीश का पोर्टफोलियो। तो हरीश के पोर्टफोलियो में भी हैल एक ट्रेड है जो कैरी कर रहे हैं 4120 के टारगेट के लिए। फिनेलेक्स केबल भी इन्होंने कैरी ही किया है, 1220 का टारगेट। नया ट्रेड आया है टाटा पावर के रूप में, 268 का टारगेट है, 245 का स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया है। अब ओवरऑल स्थिति देखिए, 0.28% का रिटर्न हैल दे रहा है, 0.44% का रिटर्न टाटा पावर में, लेकिन 0.19% की हल्की सी नरमी फिनोलेक्स केबल में बन रही है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी दिख रही है? एक तो अमोल अठवले अब पॉजिटिव रिटर्न्स पर आ गए हैं, 1% की कमाई, लेकिन देखिए कांटे की टक्कर है। अमित और हरीश आगे पीछे चल रहे हैं। अब अमित 5.65% के रिटर्न्स पर है और हरीश ने इनको फिर ओवरटेक कर लिया है 6.72% के रिटर्न्स। तो आज का क्लोज बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। देखते हैं कौन क्या बदलाव आगे करता है और ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन कितनी और बेहतर होती है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के प्ले के लिए।
याद रखिए, मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले 3:20 के आसपास इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से बातचीत होगी। शुक्रिया आपके समय के लिए इस हफ्ते एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के प्ले के लिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेंगी नजरें। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।